Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome in second part of requirement engineering. Requirement engineering के लास्ट जो हमारा पार्ट था उस पर हमने इंसेप्शन के बारे में डिस्कशन की. आज हम मूव करते हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की जो सेकंड टास्क है इलिस्ट्रेशन के ऊपर. Requirement elicitation is very important task in requirement engineering. In fact, inception की अगर बात करें तो उसमें हम सिंपली आइडिया जो है उसे परसीव करते हैं, यानी जो प्रोजेक्ट हमने डेवलप करना है उसको एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, उसकी बाउंड्रीज को देखते हैं, स्कोप को देखते हैं और स्टेक होल्डर्स को जानने की कोशिश करते हैं. इलिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो इसे हम कह सकते हैं दिस इज गैदरिंग. रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन इन रिक्वायरमेंट गैदरिंग, या हम स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट गैदरिंग स्टार्ट करते हैं. इसके बहुत सारे रिक्वायरमेंट गैदरिंग के वे आउट्स हमारे पास अवेलेबल हैं. ये मैं एज एन असाइनमेंट भी आपको दूंगा, लेकिन यहाँ पे जो बहुत कॉमन हमारे पास रिक्वायरमेंट गैदरिंग का एक जो वे आउट है दैट इज कॉल्ड कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट गैदरिंग. इससे हम स्टार्ट करेंगे इलिस्ट्रेशन फेज को, फिर हम मूव करेंगे इसके सेकंड स्टेप दैट इज क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, जो कि वैल्यू असाइन करता है, जो हमने रिक्वायरमेंट्स गैदर की होती हैं उन्हें प्रायोरिटाइज करता है. उसके बाद हम यूजेज सिनेरियो के ऊपर बात करेंगे, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इलिस्ट्रेशन में, या ओवरऑल अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में भी. और फिर हम कंक्लूड करेंगे इस इलिस्ट्रेशन की टास्क को, इलिस्ट्रेशन वर्क प्रोडक्ट की हमारे पास आउटकम क्या आती है इलिस्ट्रेशन के केस में. तो स्टार्ट करते हैं हम कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट गैदरिंग के साथ. तो हमने इंसेप्शन की जो टास्क अभी परफॉर्म की उसमें वी केम अप विद द स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम. हमें आइडिया हुआ कि ओके इसका स्कोप क्या है जो हम काम करने जा रहे हैं. उसके अलावा जो हमारे पास इंसेप्शन का फेज था उसमें नो डाउट वी केम टू नो अबाउट स्टेक होल्डर्स, वी केम टू नो अबाउट द प्रॉब्लम और द सिस्टम वी आर गोइंग टू डेवलप. इसके अलावा हमें उसके गोल्स और बेनिफिट्स का पता चला. एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है जो कि एट द एंड ऑफ इंसेप्शन फेज बनाई जाती है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट रिक्वेस्ट. प्रोडक्ट रिक्वेस्ट दिस इज सिंपल 1 or 2 पेज डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, जो कि एक ओवरऑल एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे इंट्रोडक्शन देती है कि ये प्रोजेक्ट है क्या. तो ये बताने का यह मकसद ये था कि इलिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले वी शुड हैव वर्क प्रोडक्ट, ताकि हम इलिस्ट्रेशन के जो प्रोसेस है या जो ये स्पेसिफिक एक्टिविटी है इलिस्ट्रेशन टास्क की हम इसे स्टार्ट कर सकें. तो इनफैक्ट इलिस्ट्रेशन में हम क्या कर रहे होते हैं, रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन है तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग है. रिक्वायरमेंट गैदरिंग हम किससे करेंगे, ऑब्वियसली हम कस्टमर से करेंगे, एंड यूजर से रिक्वायरमेंट करेंगे. तो इसमें ऑब्वियसली वी नीड मीटिंग. तो यहाँ पे हम इलिस्ट्रेशन में जो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं अबाउट मीटिंग प्लेस, टाइम, डेट, ठीक है. उसके अलावा फैसिलिटेटर मीटिंग का कौन होगा, अटेंडीज कौन कौन से होंगे, ठीक है. और उन तमाम अटेंडीज को इनवाइट किया जाता है इस स्पेसिफिक इलिस्ट्रेशन की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए. और तमाम अटेंडीज को जो प्रोडक्ट रिक्वेस्ट जिसकी हमने अभी बात की, इसको हम आगे जाके एक एग्जांपल प्रोडक्ट रिक्वेस्ट भी डिस्कस करेंगे. इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तमाम अटेंडीज को मीटिंग से पहले, ताकि वो इसे स्टडी करके हैं इसमें क्या रिक्वायर्ड होता है. इसके ऊपर हम नेक्स्ट स्टेप्स में बात करते हैं. ओके, तो हमारे पास से जो मीटिंग्स हैं वो कंडक्ट की जाती हैं, जिसमें वो दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और कस्टमर उसे अटेंड करते हैं. जो मीटिंग्स के रूल्स फॉर प्रोफेशन और पार्टिसिपेशन है वो इस्टेब्लिश किए जाते हैं. एजेंडा जो है वो सजेस्ट किया जाता है. जो फैसिलिटेटर होता है वो मीटिंग को कंट्रोल कर रहा होता है. मीटिंग को डॉक्यूमेंट कैसे करता है, कैसी चीज़ों को डिफाइन करना है, हमने कोई मैनुअल वे आउट यूज करना है, कोई वर्कशीट्स यूज करनी है, फ्लिप चार्ट यूज करने हैं, या कोई इलेक्ट्रॉनिक हमारा मीडियम होगा हमने जिसमें चीज़ों को सेव करना है, तो वो तमाम चीज़ें यहाँ पे डिसाइड की जाती हैं. तो अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव होता है इलिस्ट्रेशन का, टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड टू स्पेसिफाई द प्रीलिमिनरी सेट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, जो कि हमें जो हम सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए जा रहे हैं उसके लिए. तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि
जो इंसेप्शन के एंड पे हमारे पास क्या आती है, वर्क जो प्रोडक्ट रिक्वेस्ट आती है। प्रोडक्ट रिक्वेस्ट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तमाम अटेंडीज जो कि इलिस्ट्रेशन में रिक्वायरमेंट गैदरिंग की एक्टिविटी में आ रहे होते हैं, कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट गैदरिंग में। तो ये जो प्रोडक्ट रिक्वेस्ट होती है, इनफैक्ट ये क्या होती है, ये कैसी होती है, हमने कहा कि ये 1 to 2 पेज की डिस्क्रिप्शन हो सकती है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एक प्रोडक्ट रिक्वेस्ट आपको नजर आ रही है जो येलो हाईलाइटेड है। ये बेसिकली प्रोडक्ट रिक्वेस्ट है सेफ होम प्रोजेक्ट की। सेफ होम प्रोजेक्ट क्या है, इनफैक्ट हम इस प्रोडक्ट रिक्वेस्ट को पढ़ते हैं, उसके बाद हमें आइडिया हो जाएगा। ये जो वर्क प्रोडक्ट है, सॉरी प्रोडक्ट रिक्वेस्ट है, इसको डेवलप कौन करता है, डेवलपर और कस्टमर इसे ऑब्वियसली मिलके इंसेप्शन में डेवलप कर रहे होते हैं या एंड ऑफ इंसेप्शन डेवलप कर रहे होते हैं। तो मैं इसे रीड आउट करता हूँ, ट्राई टू बी विद मी। और रिसर्च इंडिकेट्स दैट the market for home management system is growing at the rate of 40% per year. The first safe home function we bring to market should be the home security function. Most people are familiar with alarm systems, so this would be an easy sell. तो इसको यहाँ मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूं कि ये होम मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट दे रियलाइज्ड कि हमें मार्केट में एक होम मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च करने की जरूरत है। फर्स्ट फेज में ये सेफ होम फंक्शन जो है होम मैनेजमेंट सिस्टम का, उसको टारगेट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये अलार्म बेस्ड होगा, क्योंकि जो एक पब्लिक है अगर हम उसमें ये सेल करते हैं तो अलार्म बेस्ड सिस्टम को इजीली डिटरमिन कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ओके अगर कोई भी सिक्योरिटी कंसर्न, सिक्योरिटी हैजर्ड होता है तो उसमें अलार्म प्ले कर दिया जाता है। फर्दर देखते हैं इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहते हैं। द होम सिक्योरिटी फंक्शन वुड प्रोटेक्ट अगेंस्ट एंड आर रिकग्नाइज अ वैरायटी ऑफ अनडिजायरेबल सिचुएशन। मींस ये क्या करता है, सेफ होम सिक्योरिटी सिस्टम आपको प्रोटेक्ट करता है और रिकग्नाइज करता है अनडिजायरेबल सिचुएशंस को। कौन सी अनडिजायरेबल सिचुएशन है, सच एज इलीगल एंट्री, मींस कोई भी इंट्रूडर अगर घर में एंटर होता है या किसी एनवायरनमेंट में जहां ये डिप्लॉय होगा सिस्टम, फायर को रिकग्नाइज करेगा, फ्लडिंग को, कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल को एंड अदर्स। इट विल यूज और वायरलेस सेंसर्स टू डिटेक्ट ईच सिचुएशन। मींस वहां पे सेंसर्स होंगे जो कि इनफैक्ट इंट्रूडर्स को डिटरमिन करेंगे, फायर को डिटरमिन करेंगे, फ्लडिंग एंड सो फोर्थ। और ये वायरलेस सेंसर होंगे। इट कैन बी प्रोग्राम्ड बाय द होम ओनर, और जो भी इस प्रोडक्ट को परचेज करेगा लाइक होम ओनर, वो क्या कर सकता है, इसे प्रोग्राम कर सकता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है, इसकी सेटिंग कर सकता है एंड विल ऑटोमेटिकली टेलीफोन अ मॉनिटरिंग एजेंसी व्हेन अ सिचुएशन इज डिटेक्टेड। और ये जो सिस्टम होगा ये किसी भी जो मॉनिटरिंग एजेंसी है या जो रेस्क्यू एजेंसी है उसको ये क्या कर सकता है, एक स्पेसिफिक जो अनडिजायरेबल सिचुएशन है उसके रिकग्नाइज होने पे ये ऑटोमेटिकली वहां पे कॉल कर देगा। तो दिस इज इनफैक्ट प्रोडक्ट रिक्वेस्ट जो कि इंसेप्शन के बाद मिली। ये जो प्रोडक्ट रिक्वेस्ट है, इस प्रोडक्ट रिक्वेस्ट को तमाम अटेंडीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और बिफोर मीटिंग जो तमाम अटेंडीज होते हैं उनको एक चीज कही जाती है कि इस प्रोडक्ट रिक्वेस्ट को रीड करने के बाद दे शुड कम अप विद अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, अ लिस्ट ऑफ सर्विसेज एंड अ लिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स। तो हमारे पास जो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, यानी उन्हें ये कहा जाता है, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये प्रोडक्ट रिक्वेस्ट देखने के बाद वो इसमें से ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करें। ऑब्जेक्ट्स क्या है, एनीथिंग दैट इज पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द सिस्टम्स, मींस सिस्टम अगर कोई चीज प्रोड्यूस करता है वो भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है। या फिर ऑब्जेक्ट्स यूज्ड बाय द सिस्टम टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। ऑब्जेक्ट का सिस्टम एज एन इनपुट ले सकता है, ठीक है, तो वो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो इट मींस कि एनवायरनमेंट में कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, जो कि सिस्टम या तो प्रोड्यूस कर रहा है या सिस्टम उसे यूज कर रहा है अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए, और हम अपना ये जो सिस्टम अंडर स्टडी है इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज स्टोर करने में या रिकॉर्ड करने में अपने डेटाबेस में इंटरेस्टेड हैं, तो प्रॉब्ली दिस इज ऑब्जेक्ट। हम इसे देखेंगे कि इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट रिक्वेस्ट के अगेंस्ट हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं।
उसके बाद हमारे पास लिस्ट ऑफ सर्विसेज हैं, जिस तरह नाम से जाहिर हो रहा है, सर्विसेज बीइंग प्रोसेसेस और फंक्शंस, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या करेंगे, जब भी कोई यूजर इंटरेक्ट कर रहा है तो किसी फंक्शन को एक्सेस करने के लिए करेगा, तो प्रोबब्ली कीपिंग इन व्यू दिस स्पेसिफिक प्रोडक्ट रिक्वेस्ट, what are the possible services, processes or functions that the system may offer to the end user, or it may interact with the object. उसके बाद जो थर्ड चीज है वो कॉन्स्टेंट्स है. कॉन्स्टेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्या कीपिंग इन व्यू दिस स्पेसिफिक प्रोडक्ट रिक्वेस्ट कुछ स्पेसिफिक कॉस्ट से रेलिवेंट एस्पेक्ट्स हैं, कि ये जो इसकी कॉस्ट है वो इस तरह की होनी चाहिए, हमारा बजट इतना है, इसका साइज क्या होना चाहिए, ये कुछ स्पेसिफिक बिजनेस पॉलिसीज हैं जो कॉन्स्टेंट कर रही हैं कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, ठीक है, तो वो चीज़ें भी उसकी एक लिस्ट मेंटेन की जाती है. इसके साथ साथ कुछ परफॉर्मेंस क्राइटेरिया भी उसमें स्पेसिफाई कर किए जाते हैं, लाइक अगर कोई स्पीड का कंसर्न है, एक्यूरेसी का कंसर्न है, एंड सो फोर्थ. हम विद एग्जांपल लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट को, लिस्ट ऑफ सर्विसेज को और लिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट को अपकमिंग स्लाइड में देखेंगे. तो इनफैक्ट मीटिंग स्टार्ट होने से पहले हम एक्सपेक्ट करते हैं या अटेंडीज को बता देते हैं कि ये तीन चीजें, कीपिंग इन व्यू दिस स्पेसिफिक प्रोडक्ट रिक्वेस्ट, आप ये अपने साथ लाएंगे. और ये जो प्रोडक्ट रिक्वेस्ट है, इट शुड नॉट बी, दिस लिस्ट शुड नॉट बी वेरी मच एग्जॉस्टिव, ठीक है, ये बहुत ज्यादा तवील नहीं होनी चाहिए. मींस जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो उसमें स्पेसिफाई की जाए जो सिस्टम के लिए जरूरी है. तो अब हम वन बाई वन देखते हैं कि ये जो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है जो हमने डिसाइड की है, जो हमने अपने सामने रखी है, एक एग्जांपल सेफ होम की, उस केस में क्या हो सकती है. तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें एक ऑब्जेक्ट है कंट्रोल पैनल. कंट्रोल पैनल प्रोबब्ली इस सिस्टम में एक ऐसा इंटरफेस होगा जिससे होम ओनर इंटरेक्ट कर सकता है. उसके अलावा हमारे पास स्मोक डिटेक्टर्स, टाइप ऑफ सेंसर जो कि स्मोक को डिटेक्ट करेंगे. इसी तरह विंडोज एंड डोर सेंसर्स, ऑब्वियसली जो इंट्रूडर्स की एंट्री को देख रहे होंगे, डिटेक्ट करेंगे. मोशन डिटेक्टर्स, ठीक है, अगर इंट्रूडर मूव करता है तो उसको डिटेक्ट करेंगे. इसी तरह से अलार्म का वहाँ पे जिक्र हुआ था, तो पॉसिबली अलार्म एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है. इसी तरह से कोई भी जो पॉसिबल इवेंट है, ठीक है, लाइक सेंसर हैज बीन एक्टिवेटेड, सेंसर का एक्टिवेट हो जाना, ये क्या है, बेसिकली एक इवेंट है. अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो बाकी जितनी चीजें थी, कंट्रोल पैनल, स्मोक डिटेक्टर, विंडोज, डोर सेंसर, मोशन डिटेक्टर्स, अलार्म, ये तमाम चीजें टेंजिबल थी. यहाँ पे इवेंट की बात की जाए तो दिस इज इनटेंजिबल, दिस इज पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. व्हेन अ स्पेसिफिक सेंसर एक्टिवेटेड दिस इवेंट में फायर, तो हम इसमें भी इंटरेस्टेड होंगे कि ओके, एक स्पेसिफिक इवेंट फायर हुआ है तो सिस्टम इंटरेस्टेड है कि इसकी इंफॉर्मेशन नोट करना इंपॉर्टेंट है. इसी तरह से डिस्प्ले ऑफ कंट्रोल पैनल, ये भी एक प्रॉब्लम हमारे पास ऑब्जेक्ट हो सकता है. अब पीसी जिसके साथ ये आपका सेफ होम सिस्टम कनेक्टेड होगा, टेलीफोन नंबर, ऑब्वियसली एक टेलीफोन लाइन हमारे पास अवेलेबल होगी. और टेलीफोन कॉल, अब टेलीफोन कॉल अगेन इज नॉट अ टेंजिबल थिंग, ये सिस्टम जनरेट करेगा. हम इसके बारे में भी इंटरेस्टेड होंगे कि इसका कब ये इनिशिएट हुई, टाइम क्या था, ठीक है, एंड सो ऑन. तो ये प्रॉब्ली वो चीजें हैं जो पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हो सकते हैं. तो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जो डिफरेंट अटेंडीज हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं इस सिस्टम के, वो आइडेंटिफाई करके लाते हैं. वो टेंजिबल हैं या इनटेंजिबल हैं, जिसके बारे में इंटरेस्टेड हैं हम कि ये चीज हमारे सिस्टम में स्टोर होनी चाहिए, सेव होनी चाहिए. नेक्स्ट कम्स लिस्ट ऑफ सर्विसेज. लिस्ट ऑफ सर्विसेज ऑब्वियसली लिस्ट ऑफ फंक्शंस जिसकी हम बात कर रहे हैं कि क्या पॉसिबल फंक्शंस हो सकते हैं, क्या पॉसिबल फीचर्स हो सकते हैं जो कि ये सेफ होम जो प्रोडक्ट या जो हम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं इसके हो सकते हैं. तो इसमें हमारे पास जो पॉसिबल लिस्ट ऑफ सर्विसेज हैं उसमें कॉन्फ़िगरिंग द सिस्टम एक फंक्शन है हमारे पास, सेटिंग द अलार्म ये हमारे पास एक फंक्शन है, मॉनिटरिंग द सेंसर्स जो सेंसर्स डिप्लॉय होंगे. इसी तरह से डायलिंग द फोन, लाइक फोन को डायल करना एक सर्विस होगी, एक फंक्शन होगा. प्रोग्रामिंग द कंट्रोल पैनल, एक होम ओनर कंट्रोल पैनल को प्रोग्राम कर सकता है इंस्ट्रक्ट करने के लिए इस सेफ होम को कि ये किस किस तरह से डिफरेंट इवेंट्स पे रिस्पॉन्ड करे.
ठीक है। और इसी तरह रीडिंग द डिस्प्ले, लाइक अगर हमारे पास एक डिस्प्ले पैनल है तो उसको कैसे रीड किया जाएगा। तो ऑल दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज जो कि हो सकती हैं इस हमारी प्रोडक्ट रिक्वेस्ट के अगेंस्ट। अब आते हैं हम जो तीसरी लिस्ट थी, लिस्ट ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। लिस्ट ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स में हमारे पास क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखें द सिस्टम मस्ट रिकॉग्नाइज व्हेन सेंसर्स आर नॉट ऑपरेटिंग। तो एक कॉन्स्ट्रेंट जो स्पेसिफिकली बताया गया, यूजुअली जब हम कॉन्स्ट्रेंट्स की बात करते हैं तो इन केस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज बाउंड टू प्रोवाइड सॉल्यूशन अगेंस्ट कॉन्स्ट्रेंट। जब हम अजम्पशन की बात करते हैं तो इन केस ऑफ अजम्पशन द सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज नॉट बाउंड टू प्रोवाइड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो सेंसर अगर कोई स्पेसिफिक है और वो प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर रहा तो सिस्टम को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। दिस इज अ कांस्टेंट, ठीक है। सो डेवलपर हैव टू प्रोवाइड द सॉल्यूशन फॉर दिस सो दैट the safe home system automatically detect those sensors which are not properly working. इसी तरह से हमारे पास must be user friendly. This is a constant कि आप you have to provide the solution. The safe home system should be user friendly that homeowner may easily interact with it. इसके बाद हमारे पास और जो इसमें चीजें must interface directly to a standard phone line. ऑनलाइन के साथ इसका डायरेक्ट इंटरफेस होना चाहिए, इसमें जो ह्यूमन इंटरवेंशन है वो नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पास वो तमाम कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जो कि मेंशन कर दिए गए हैं। अब ये वो तमाम चीजें जिनके अगेंस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर को इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। अब इसके बाद है क्या परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया में क्या है कि कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कंसर्न है। लाइक अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इन्होंने लिखा हुआ सेंसर इवेंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड विद इन 1 सेकंड। ये एक्सप्लिसिटली बता दिया गया कि जब भी कोई स्पेसिफिक अनडिजायरेबल सिचुएशन अकर होती है तो हमारे पास जो सेंसर है उसे 1 सेकंड के अंदर अंदर उस स्पेसिफिक इवेंट को रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। तो इस तरह से हमारे पास जो तमाम अटेंडीज हैं हम उनसे ये तीनों लिस्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, लिस्ट ऑफ सर्विसेज और कांस्टेंट। अब हमारे पास जो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट रिक्वेस्ट थी उसके केस में लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या आ सकता है वो हमने यहाँ डिस्कस किया, सर्विसेज क्या क्या हो सकती हैं और इसी तरह से लिस्ट ऑफ कांस्टेंट में क्या क्या चीजें होती हैं, ये तमाम चीजें हमने डिस्कस कर ली। देखते हैं कि कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट गैदरिंग में हमारे पास नेक्स्ट क्या होता है। जब मीटिंग स्टार्ट होती है तो ये तमाम जो लिस्ट है ये हर बंदा प्रेजेंट करता है। प्रॉब्ली प्रेजेंट करने का कुछ भी वे आउट हो सकता है कि उसे कहीं पे हम वॉल के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं, किसी व्हाइट बोर्ड के ऊपर हम उसे स्टिक कर सकते हैं या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू हम उसे शेयर कर सकते हैं ताकि तमाम अटेंडीज तमाम लोगों की तमाम लिस्ट को देख सकें। इस स्टेज के ऊपर जो अटेंडीज होते हैं उन्हें इसके ऊपर क्रिटिसिज्म अलाउ नहीं होता, ठीक है, कि वो बताएं कि ओके जी फलां बंदे ने जो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई किया है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, या लिस्ट ऑफ सर्विसेज में जो सर्विस बताई गई है वो अप्रोप्रिएट है नहीं या नहीं, एंड सो फोर्थ इन केस ऑफ लिस्ट ऑफ कांस्टेंट एंड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। तो यहाँ हम किसी किस्म का क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे होते। इसके बाद क्या होता है कि इंडिविजुअल लिस्ट आर प्रेजेंटेड, द ग्रुप क्रिएट्स अ कंबाइंड लिस्ट। तो अब यहाँ पे जब इंडिविजुअल लिस्ट प्रेजेंट कर दी जाती हैं तो उन्हीं लिस्ट से जो एक कंबाइंड लिस्ट है वो बनाई जाती है। कंबाइंड लिस्ट किस तरह बनाई जाती है कि जो हमारे पास लाइक अगर 3 अटेंडीज हैं उस मीटिंग में तो 3 अटेंडीज में जो फर्स्ट है उसने लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट में जो चीजें रखी हुई थी वो भी, जो सेकंड ने लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट में रखी हुई थी और थर्ड ने जो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट में चीजें आइडेंटिफाई की हुई थी हम उनको कंबाइन कर देते हैं। उसमें पॉसिबिलिटी है मोस्ट लाइकली रिडंडेंट चीजें भी होंगी जो हर बंदे ने स्पेसिफाई की होंगी। तो हम क्या करते हैं रिडंडेंट एंट्रीज को ऑब्वियसली यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। या फिर तीनों के कंसेंसस से अगर कोई नया ऑब्जेक्ट या नई सर्विस या कोई नया कांस्टेंट या परफॉर्मेंस क्राइटेरिया डिस्कशन के बाद सामने आता है तो हम उसको भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे हम कोई चीज भी डिलीट नहीं करते, कोई भी चीज डिलीट नहीं कर रहे होते, हम तमाम चीजें शामिल करते हैं जो कंसेंसस से डेवलप होती है, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, लिस्ट ऑफ सर्विसेज एंड लिस्ट ऑफ कांस्टेंट एंड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में हम क्या करते हैं कि ये जो
लिस्ट हम बना लेते हैं, इसको हम रीवर्ड करते हैं प्रॉपरली, ठीक है, ताकि सिस्टम को एक प्रॉपर वे में रिफ्लेक्ट किया जाए। हो सकता है कि डिफरेंट लोगों ने इसे डिफरेंट तरह से एक सर्विस को स्पेसिफाई किया हो, तो जो एप्रोप्रिएट एक नेमिंग कन्वेंशन हो सकती है सर्विस के केस में, ऑब्जेक्ट के केस में या कॉन्स्टेंट के केस में, हम क्या करते हैं उसे एक एप्रोप्रिएट नेम दे रहे होते हैं यहाँ पे, ताकि वो प्रॉपरली एक जो सिस्टम डेवलप किया जा रहा है उसको डिफाइन कर रहे हो और वो रिफ्लेक्ट हो रहा हो उसमें। उसके बाद क्या है कि ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप अ कंसेंसस लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, सर्विसेज, कॉन्स्टेंट एंड परफॉर्मेंस, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इसमें ये होता है, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस स्पेसिफिक थिंग। अब इसमें कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट में से कोई ऑब्जेक्ट, लिस्ट ऑफ सर्विसेज में से कोई सर्विस, या फिर इसी तरह से कॉन्स्टेंट्स और जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं वो क्लियर नहीं हो पाते, लाइक डिस्कशन में वो क्लियर नहीं होते कि व्हाट इज मेंट बाय दिस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, व्हाट इज मेंट बाय दिस स्पेसिफिक सर्विस, या इन केस ऑफ कॉन्स्टेंट और परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। तो इस काम को कंप्लीट करने के लिए, ये काम करने के लिए फिर क्या किया जाए, इस इशू को सॉल्व करने के लिए जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है कि ओके, आप एक मिनी स्पेसिफिकेशन डेवलप करें, एक मिनी स्पेसिफिकेशन बनाएं। लाइक अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है, तो क्या करेंगे, उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के बारे में वो उसको डिफाइन करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को डिफाइन, सो दैट कि बहुत सारे लोग जब उसे डिफाइन करेंगे तो अल्टीमेटली उसकी कोई एक पिक्चर सामने आ सकती है। तो इनफैक्ट ईच मिनी स्पेसिफिकेशन इज एन एलैबोरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सर्विस जो कि बेसिकली क्लियर नहीं हो सकी। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एक मिनी स्पेसिफिकेशन गिवन है सेफ फॉर्म में, जो कि बता रही है कंट्रोल पैनल के बारे में। फॉर इंस्टेंस कंट्रोल पैनल एक ऐसा लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट में से ऑब्जेक्ट था जो कि प्रॉब्ली क्लियर नहीं हो सका, तो इसकी क्या एक मिनी स्पेसिफिकेशन हो सकती है। तो एक मिनी स्पेसिफिकेशन जो एग्जांपल के तौर पे यहाँ गिवन है हम उसे रीड आउट करते हैं। द कंट्रोल पैनल इज अ वॉल माउंटेड यूनिट that is approximately 9 by 7 inches in size. The control panel has wireless connectivity to the sensors and a PC. User interaction occurs through a keyboard containing 12 keys. A 3 by 3 inch LCD color display provides user feedback. Software provides interactive prompts, echo and similar function. तो ये probably यहाँ पे वो definition देगी ताकि वो भी चीजें unclear हैं वो चीजें यहाँ पे clear हो सकें। तो ये मिनी स्पेसिफिकेशन फिर तमाम स्टेक होल्डर्स प्रेजेंट करते हैं और इसके ऊपर डिस्कशन होती है, और पॉसिबली अगर कोई एडिशन है, डिलीशन है या कोई फर्दर एलेबोरेशंस चाहिए होती हैं तो वो यहाँ पे स्टेज के ऊपर की जाती हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जब ये मिनी स्पेसिफिकेशन हम डेवलप कर रहे होते हैं तो स्पेसिफिकेशन डेवलप करते हुए कुछ नए ऑब्जेक्ट्स, कुछ नई सर्विसेज या फिर कुछ नए कॉन्स्टेंट्स या परफॉर्मेंस पैरामीटर्स इस मिनी स्पेसिफिकेशन को डेवलप करते हुए सामने आ जाते हैं, जिनको हम एप्रोप्रिएटली अगर वो ऑब्जेक्ट है तो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट में मूव कर देते हैं, अगर सर्विस आइडेंटिफाई होती है तो लिस्ट ऑफ सर्विस में कर देते हैं, और अगर वो कॉन्स्टेंट है या परफॉर्मेंस पैरामीटर तो अकॉर्डिंगली हम उस लिस्ट में मूव कर देते हैं। तो हमारे पास अगर इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, ठीक है, तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को हम अपने पास नोट डाउन कर लेते हैं, उसकी एक अलग से लिस्ट बना ली जाती है। तो ये हम लेटर ऑन इन कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर डिस्कशन की जाती है। हमारे पास जो इलिसिटेशन में जो सेकंड इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, वंस वी आइडेंटिफाई ऑल द ऑब्जेक्ट्स, ऑल द सर्विसेज, ऑल द कॉन्स्टेंट एंड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, तो हम करते हैं इसके बाद प्रायोरिटाइज करते हैं जितनी भी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फंक्शनैलिटीज हमने आइडेंटिफाई की होती हैं, वी ट्राई टू प्रायोरिटाइज इट। दो ऑप्शंस हैं, हम यहाँ पे या तो इसे फॉर्मली प्रायोरिटाइज कर सकते हैं या इनफॉर्मल वे में प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। अगर हम इसे फॉर्मली प्रायोरिटाइज करते हैं तो इसमें हमें एक स्पेसिफिक टेक्निक प्रोवाइड की जाती है सॉफ्ट इंजीनियरिंग में, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। इनफॉर्मली करते हैं तो जाहिर है इसमें स्पेसिफिक टेक्निक को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट जो है बेसिकली इसमें कस्टमर के जो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं या फिर हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं सिस्टम के जो यूजर सिस्टम के साथ या मैनुअल सिस्टम के साथ काम कर रहे होते हैं इसमें। तो क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है, जिस तरह आप पहले कहते हैं, प्रायोरिटाइज करता है
emphasize करता है कि what is valuable to the customer and deploys these values throughout the engineering process, और फिर इन्हीं प्रायोरिटीज को थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इनको कंसिडर किया जाता है। तो क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट जो होता है ये 3 तरह की रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करता है। हमारे पास नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट या एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट होती है। नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? वो तमाम रिक्वायरमेंट्स जो एंड यूजर कस्टमर एक्सप्लिसिटली बताता है, स्टेट करता है, या जो सिस्टम में होना जरूरी होती हैं, दीज आर नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स। इसके बाद एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट्स क्या है? कस्टमर डजंट एक्सप्लिसिटली स्टेट दैट, वो नहीं बता रहा होता, एक्सप्लिसिटली उसने नहीं बताया होता, तो देयर एब्सेंस कैन कॉज डिससैटिस्फैक्शन। अगर वो ना हो तो ये ऑब्वियसली डिससैटिस्फैक्शन की रीजन बन सकती है। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा देखें तो समटाइम्स नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो हम कह सकते हैं वो हमारी एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट हो सकती हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो होती हैं जो कस्टमर एक्सप्लिसिटली नहीं बताता, लेकिन सिस्टम की इंटीग्रिटी के लिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए ज़रूरी है या एक डेवलपर के लिए ज़रूरी है कि वो इन रिक्वायरमेंट्स को प्रोवाइड करें, जिसमें मे भी आपकी सिक्योरिटी हो सकती है सिस्टम की, ठीक है, एंड मैनी अदर्स। इसके बाद एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट्स, ये वो फीचर्स हैं जो कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस से बियॉन्ड होते हैं, ठीक है, एंड प्रूव टू बी वेरी सेटिस्फाइंग एंड प्रेजेंट। और जब इन फीचर्स को हम उसमें ऐड कर देते हैं तो प्रॉब्ली ये ऑब्वियसली जो एक एंड यूजर होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग होते हैं, ठीक है, जो कि एक फर्दर वैल्यू एडिशन कर रहे होते हैं सिस्टम में। तो इनफैक्ट अगर हम इसको सम अप करें तो हमारे पास क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट में डिटरमिन की जाती है वैल्यू ऑफ ईच फंक्शन। इंफॉर्मेशन डिप्लॉयमेंट आइडेंटिफाइज वैल्यू ऑफ डेटा, जो कि हम डेटा ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं एंड इवेंट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जा रही है तो वही फंक्शन की बात है, तो लिस्ट ऑफ सर्विसेज की बात करें तो उसमें सर्विसेज को वैल्यू दी जा रही है। इंफॉर्मेशन डिप्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम गौर करें तो वही जो हमने ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई किए थे हम उन्हें डेटा ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा है कि आपकी जो सिस्टम है एक स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हो सकता है कोई डेटा ऑब्जेक्ट ले रहा हो, कोई प्रोड्यूस कर रहा हो, तो दिस इज इंफॉर्मेशन द सिस्टम इज इंटरेस्टेड टू रिकॉर्ड एट सेव। तो इनको यहाँ पे वैल्यू साइन की जाती है, प्रोडाइज किया जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आगे जाके हम इसे फर्दर डिटेल में देखेंगे, दैट इज बिहेवियर। जब कभी भी हम किसी सिस्टम को स्टडी करते हैं तो उसके फंक्शन, इंफॉर्मेशन और बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब एक एंड यूजर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वो कैसे बिहेव करेगा, तो हम इन चीज़ों को भी यहाँ पे वैल्यू साइन करते हैं। सो दिस वैल्यू एनालिसिस डिटरमिन्स द रिलेटिव प्रायोरिटी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। तो ये हमें बताता है कि इनकी प्रायोरिटी क्या क्या है, किन चीज़ों को कैसे थ्रू द सॉफ्टवेयर प्रोसेस हमने फोकस करना है। Next comes usage scenarios. Usage scenarios. हम already lectures में on and off use cases पे बात कर चुके हैं। हमने probably use case develop भी किए हैं। इसका जो UML में notations हैं उस पर भी हमने बात already कर रखी है, जिसमें हमने यूजर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्टर पे बात की। एक रेक्टेंगल होती है जो सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है, उसके अलावा हमारे पास ओवल शेप सिंबल होती है जो कि एक स्पेसिफिक यूज केस को रिप्रेजेंट करती है, और उसके बाद एक अनडायरेक्टेड लाइन होती है जो कि इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है एंड यूजर के सिस्टम के साथ। तो यहाँ पे अगर यूजेज सिनेरियो की बात की जाए तो इनफैक्ट दीज आर सिनेरियो ऑफ यूजेज ऑफ सिस्टम बाय एंड यूजर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लिसिटली हम क्या करते हैं, एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से उन तमाम सर्विसेज को, उन तमाम फंक्शंस को जो हमने आइडेंटिफाई किए होते हैं उनको हम देखते हैं, उनको रियलाइज करते हैं। क्योंकि इट इज डिफिकल्ट टू मूव इनटू मोर टेक्निकल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज until you understand how these function and features will be used by different end users. तो यहाँ पे उन्हीं ये यूज केसेस की बात की जा रही है जो हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, हम इनको मजीद डिटेल में आगे देखेंगे। To accomplish this, developers and users can create a set of scenarios, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि सेट ऑफ सिनेरियोज क्रिएट किए जाते हैं, सिनेरियोज ऑफ इंटरेक्शन ऑफ रूम, इंटरेक्शन ऑफ यूजर विद द सिस्टम। और ये क्या करते हैं, आइडेंटिफाई अ थ्रेड ऑफ यूजेज फॉर द सिस्टम टू द कंस्ट्रक्ट। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो सिनेरियोज होते हैं, जिस तरह मैं ये पहले भी बात आपको एलैबोरेट कर सकता हूँ, दीज आर बेसिकली यूज केसेस, प्रोवाइड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द सिस्टम विल बी यूज्ड। तो कटिंग शॉर्ट, यूजेज सिनेरियोज आर नथिंग बट यूज केसेस, ठीक है, दैट डिपिक्ट्स, दैट रिप्रेजेंट्स द यूजर इंटरेक्शन विद द सिस्टम। तो ये जो हमारे पास यूजेज सिनेरियोज थे, इनके ऊपर इनफैक्ट ये यूजेज सिनेरियोज कैसे बनाए जाते हैं, कैसे डेवलप किए जाते हैं, इसके ऊपर अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे। अभी हम देखते हैं इलिस्ट्रेशन वर्क प्रोडक्ट को, जो कि लास्ट एक्टिविटी इलिस्ट्रेशन की। इसके बाद इन डिटेल हम कंटिन्यू करेंगे यूजेज सिनेरियो को अपकमिंग स्लाइड में। तो इलिस्ट्रेशन वर्क प्रोडक्ट क्या है, मैंने आपको पहले बताया था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, एट एंड इसमें हमें क्या मिल रहा है, आउटकम क्या आ रही है। तो बेसिकली वर्क प्रोडक्ट यहाँ पे ये इलिस्ट्रेशन की है, इलिस्ट्रेशन की क्या आउटकम बनाई है, तो इसमें क्या आउटकम्स हमें मिलती हैं। तो पहली चीज है स्टेटमेंट ऑफ फिजिबिलिटी एंड स्कोप ऑफ द सिस्टम, हमें पता चलता है सिस्टम की फिजिबिलिटी का और स्कोप का। लिस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेटेड इन रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन, ऑब्वियसली हमें पता है कि कौन कौन से अटेंडीज थे जिन्होंने ये एक्टिविटी में परफॉर्म किया। डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम्स टेक्निकल एनवायरनमेंट, सिस्टम का जो टेक्निकल एनवायरनमेंट है उसकी डिस्क्रिप्शन देते हैं। A list of requirements and the domain constant that apply to each, तो ये हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट मिलती है, जो कि हम ऑलरेडी रिक्वायरमेंट की बात करें तो सर्विसेज की बात हो रही है, कॉन्स्टेंट्स की बात हो रही है। A set of usage scenarios that provide insight into the use of the system, हमें यूजेज सिनेरियो या दूसरे लफ्जों में यूज केसेस का पता चलता है। और probably इस सारे प्रोसेस में अगर रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं हो रही हो तो हम एक प्रोटोटाइप भी डेवलप कर सकते हैं ताकि हम रिक्वायरमेंट्स को बेटर डिफाइन कर सकें। तो ये बेसिकली तमाम आउटकम्स हैं जो कि हमें इलिस्ट्रेशन के जो एक्टिविटी है ये कंप्लीट होने के बाद मिलती है। तो अभी हम जो इलिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, जो एक्टिविटी है, इसको यहाँ पे एंड करते हैं। आई एम टेलिंग यू अगेन कि इलिस्ट्रेशन में जो हमारे पास यूजेज सिनेरियो थे, इसके ऊपर अभी हमने डिटेल में बात नहीं की, इसको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग लेक्चर, जो कि हमारा थर्ड पार्ट होगा। उसमें मैं बताऊंगा कि ये बेसिकली यूजेज सिनेरियोज क्या होते हैं। तो आई होप कि इलिस्ट्रेशन फेज में जो जो एक्टिविटीज हमने परफॉर्म की, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट पर बात की, यूजेज सिनेरियो के ऊपर बात की, और जो वर्क प्रोडक्ट हमें मिली है एट द एंड ऑफ इलिस्ट्रेशन, इसके ऊपर जो बात की है, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जो यूजेज सिनेरियो की डिटेल्स हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।